अपना टॉपिक हमने 1904 से लेके और द्वितीय विश्व युद्ध तक के काल के बारे में बात करी थी। सेकंड जो अपना टॉपिक था 1919 से 1945 तक का समय। मैंने कहा था 1904 तक जो भी इसकी आलोचना हुई थी उनमें कुछ सुधार किए गए और उन सुधार को करने के लिए वो समय था 1919 से 1945 का जो समय था। उसके दौरान इसमें अन्य क्षेत्र भी, सिर्फ तब तक कैस्पियन सागर या यूराल पर्वत के पूर्व के क्षेत्र या भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अलावा भी इन्होंने कई अन्य क्षेत्र भी इसमें जोड़े थे। तो इसमें जब इन्होंने नए क्षेत्रों को जोड़ा तो वहीं से इनके सिद्धांत का थोड़ा सा विस्तार हो गया था। मैं आपको इसमें कुछ क्षेत्र, और जब मैकिंडर ने अपना हृदय स्थल सिद्धांत दिया था तो उसमें अन्य क्षेत्र भी जुड़े थे, ईस्ट यूरोप वाला पार्ट जुड़ गया था। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं 1919 में एक बुक आई थी इनका, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। डेमोक्रेटिक रियलिटी। रियलिटी के नाम से, ठीक है। ये इनकी बुक का नाम था। इंग्लिश में आप इंग्लिश में भी मिलेगी डेमोक्रेटिक के नाम से, आइडियल्स एंड रियलिटी के नाम से। रियलिटी के नाम से। तो आप जिस भी तरीके से, ये इनकी बुक का नाम था, मुझे डायग्राम बनाना है इसलिए साफ़ करनी पड़ेगी, ठीक है। डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी के नाम से इनकी सबसे पहले 1919 में इनकी ये किताब आई थी, जिसमें मैंने कहा था 1904 में जो भी कमियां रह गई थी उनमें सुधार किया गया था। तो ये वही आपकी बुक का नाम है, ज़रूर ध्यान रखना है बुक का नाम। इन्होंने अपनी इसी किताब में एक नवीन शब्द की जगह, जो 1904 में इन्होंने शब्द लिया था धुरी क्षेत्र, ठीक है। 1904 में इनके द्वारा जो शब्द लिया गया था वो था धुरी क्षेत्र, और 1919 में इस धुरी क्षेत्र का नाम बदलकर उन्होंने क्या कर दिया था, हार्टलैंड। हार्टलैंड, ठीक है, ये नाम चेंज हो गया था। हार्टलैंड के नाम से इनका सिद्धांत आ गया था। टी है HEARTLAND, हार्टलैंड के नाम से इन्हें, तो धुरी क्षेत्र का ही नाम बदल के क्या रखा गया था, हार्टलैंड रखा गया था। और इन्होंने उस समय जो क्षेत्र थे, जैसे मैंने आपको डायग्राम बनाया था, थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ठीक है, ये अपना यूरोप और एशिया वाला, पहले हमने जो क्षेत्र लिया था वो ये लिया था, ठीक है। ये हमारे पास क्षेत्र था जो अर्धवृत्ताकार था। तो पहले तो धुरी क्षेत्र वाला क्षेत्र सिर्फ अपने पास यही तो था, फर्स्ट डायग्राम में हमने इसी की बात की थी, ठीक है। इसके अलावा जो इन्होंने क्षेत्र जोड़ा था, ये तो हमारा धुरी क्षेत्र के बारे में मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो बता ही दिया था। इसके अलावा इन्होंने जो हृदय क्षेत्र का जो कहा था, समुद्री शक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके हृदय क्षेत्र में कुछ और क्षेत्र जैसे मध्य निचले डैन्यूब के क्षेत्र थे, डैन्यूब वाले क्षेत्र ले लिए थे। इसके अलावा इन्होंने एशिया माइनर का ये वाला क्षेत्र ले लिया, तिब्बत ले लिया, तिब्बत इंडियन वाला पार्ट, ये वाला बात, तिब्बत प्लेटू, मंगोलिया वही ले लिया। तो मंगोलिया, इसका मतलब अब इन्होंने तकरीबन जो क्षेत्र था, ये जो मंगोलिया पहले छोड़ा हुआ था, अब वो भी इसमें ऐड कर लिया, और भारत का तिब्बत वाला पार्ट आ गया, ठीक है। ये तिब्बत प्लेटू वाला पार्ट आ गया, तो तिब्बत वाला हिस्सा आ गया, तिब्बत, यहाँ से मंगोलिया वाला हिस्सा आ गया, ये साइबेरिया वाला हिस्सा आ गया, यहाँ से तो अपना पर्वत था ही, यूराल पर्वत, ठीक है, यूराल पर्वत वाला उसके पूर्व का क्षेत्र था। ये क्षेत्र तो हमारे पास पहले ही था। इसमें जो जोड़े गए थे वो तिब्बत का क्षेत्र मैंने लिख दिया है, जो अन्य जोड़े गए 1919 में।
इसके अलावा मैंने आपको कहा था डेन्यूब वाले क्षेत्र भी जोड़े गए थे, जिनको उन्होंने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ले लिया था। ठीक है, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा आगे। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सीधी सी बात है जो कि हमें ऐड करने हैं। इसके अलावा ये वाला क्षेत्र, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सेम इंडिकेटर नहीं बनाऊंगी जिससे हमें पता पड़ जाए बाद में, ये थोड़ा चेंज करके मैं आपको बना रही हूँ। इसको यहाँ से जोड़ दो, ठीक है। ये क्षेत्र इन्होंने जो लिया था ये तो उनके पास था ही, और ये क्षेत्र उन्होंने बाद में इसमें ऐड कर लिया। तो ये तो हो गया पूर्व का क्षेत्र, और ये बाद में परिवर्तित क्षेत्र के नाम से इन्होंने नाम दिया था। तो इसको तो नाम देंगे आप पूर्वी यूरोप क्षेत्र, सॉरी ये यूरोप के अकॉर्डिंग पूर्व है, पूरे के अकॉर्डिंग नहीं। पूर्वी यूरोप का क्षेत्र आपका जो आपको मेंशन करना है, और ये पूरा क्षेत्र हमारा क्या था, यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं यहाँ मेंशन कर, हार्टलैंड। ये हिस्सा तो हो गया आपका हार्टलैंड, और ये हिस्सा हो गया आपका पूर्वी यूरोप का क्षेत्र। यूरोप का ये अगर यूरोप के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ मिडिल में करें तो इसका ये पूर्व हो गया, ये इसका पश्चिम हो गया। तो यूरोप का पूर्वी क्षेत्र आ गया, और अपना बाकी का हार्टलैंड इलाका जो अपना पहले ही था वो हमने इसमें पूर्वी यूरोप का मेंशन कर दिया। और इसी क्षेत्र पे उन्होंने कहा था बहुत ज़्यादा हमें क्या देने की ज़रूरत है, जोर देने की ज़रूरत है, ताकि हमारी शक्ति का विस्तार हो सके। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही थी कि जो अब ये बचा हुआ क्षेत्र, देखिए ये अफ्रीका तो है ही, ये आप सभी जानते हैं अफ्रीका वाला हिस्सा है। अफ्रीका में ये वाला हिस्सा अपना क्या है, सहारा का मरुस्थल क्षेत्र है। सहारा मरुस्थल क्षेत्र, देखिए सहारा एक मरुस्थल नहीं है, सहारा का मतलब है साथ साथ लगे हुए, इसका मतलब 100 से ज़्यादा मरुस्थल हैं। अब 100 से ज़्यादा मरुस्थलों के नाम बोलेंगे तो इतना पॉसिबल नहीं है याद रहे। उन्होंने एक शब्द में कहे जो पास पास एक के बाद दूसरा दूसरे, तो सबको मिलकर सहारा साथ में लगे हुए हैं, इसलिए उसका नाम रख दिएगा। ये आ गया अपना सहारा मरुस्थल का क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद अब ये जो बचा हुआ पार्ट रह गया यूरोप का, ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्से, इसको इन्होंने नाम दिया था आंतरिक, इसका नाम था आंतरिक क्षेत्र। जो अंदर की तरफ थे आंतरिक क्षेत्र में आ जाएंगे ये, ठीक है। इसके बाद ये जो क्षेत्र थे भारत और चीन के या यहाँ पे साइबेरिया के, इसको कहा, ये जो किनारे रह गए ये तो अंदर का हो गया, ये किनारे के क्षेत्र रह गए तो इनको कहा था सीमावर्ती, सीमा लग रही है समुद्र की सीमा या स्थल की सीमा है, सीमावर्ती अर्धवृत्त पेटी, सीमावर्ती अर्धवृत्त पेटी। देखो ये भी आधा वृत्ति बनना है, अगर गौर से देखो तो ऐसे अगर मेंशन करोगे तो आधा वृत्ति ही ले रहा है। ये आंतरिक क्षेत्र हो गया, ये सीमावर्ती आंतरिक पेटी हो गई, ठीक है। क्योंकि इस समय जो इन्होंने जो पार्ट ले लिया था वो बिल्कुल यहाँ तक आ गया था इसका, ठीक है। अरेबिया से लेके कैस्पियन आपका वो तो आ ही गया था हिस्सा। तो ये पूरा क्षेत्र उन्होंने सीमावर्ती, और ये जो हिस्सा रह गया था ये हो गया बाह्य, ये बाहर हो गया, ये आंतरिक है, बाह्य क्षेत्र बाह्य। और ये अपना मेडागास्कर वाला हिस्सा, ये श्रीलंका, यहाँ से अपना सुमात्रा है, जावा है, पापुआ न्यू गिनी है, बंदर सेरी है। तो ये इंडोनेशिया वाला हिस्सा हो गया, इंडोनेशिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ अपना क्या आ गया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये वाला जो था समुद्र बाह्य, ये बाह्य पेटी हो गई, ये तो आंतरिक पेटी हो गई, ये सीमावर्ती अर्ध पेटी हो गई। और ये जो समुद्र के बाहर वाल का समुद्र द्वीपीय अर्ध वृत्त। अब ये समुद्र का आधा वृत्त हो गया। भाई हम पूरा थोड़ा ना ले रहे हैं, वहाँ तक जा रहे हो कि आगे तक बढ़ रहे हो, क्योंकि बीच में अमेरिका वाला भी हिस्सा आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, अर्धवृत्त पेटी। ये पेटी कहाँ तक जाएगी, अमेरिका। मैंने आपको अमेरिका वाला हिस्सा अगर यहाँ मेंशन करें, ये नॉर्थ अमेरिका और ये अपना साउथ अमेरिका, ठीक है। तो
तो ये वृत्त पेटी यहाँ तक आ जाएगी पेटी, ठीक है, अमेरिका तक। तो ये पूरा क्षेत्र किस में आ जाएगा, हमारी बाह्य पेटी में। ये हमारा आ गया आंतरिक पेटी में। ये सीमावर्ती क्षेत्र आ गए। तो उन्होंने इसके कितने पार्ट कर दिए, देखिए पहले तो हार्टलैंड दिया, उसमें कुछ एरिया जोड़ा, पूर्वी यूरोप का हिस्सा जोड़ लिया, फिर जो क्षेत्र बच गए सीमा के उसको सीमावर्ती अर्धवर्त पेटी का नाम दिया। तो इस तरीके से इनका पूरा जो एक डायग्राम ये 1919 से बल्कि 45 से 42 तक का ही समय आप इसको काउंट कर ले जिस समय इनका ये डायग्राम आया था। और बुक का नाम मैंने आपको बता ही दिया था, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। लिखूं क्या, मैं दोबारा नाम लिख देती हूँ। इनकी जो बुक आई थी डेमो रियलिटी, ये बुक का नाम है, इम्पॉर्टेंट है। 1919 में ये बुक आई थी जिसमें इन्होंने ये सुधार किए थे। इनका जो सेकंड मैंने आपको कहा था, जिससे इन्होंने इसमें एक बात कही थी, उन्होंने एक शब्द था जो पूर्वी यूरोप पे शासन करेगा। ये अपना पूर्वी यूरोप वाला भाग आ गया, आपको ये ध्यान रखना है, ये पूर्वी यूरोप वाला भाग है। जो पूर्वी यूरोप पे शासन करेगा वो हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करेगा। जो इस पे शासन करेगा वो किसको नियंत्रित करेगा, हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करेगा। जो हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करेगा वो क्या करेगा, विश्व द्वीप पे, ये विश्व के द्वीप है, विश्व द्वीप पे नियंत्रित करेगा। और जो विश्व द्वीप को नियंत्रित करेगा वो विश्व पे क्या करेगा, शासन करेगा। तो एक से एक, जो पूर्वी यूरोप पे शासन करेगा वो हार्टलैंड को नियंत्रित कर लेगा, जो हार्टलैंड को नियंत्रित करेगा वो विश्व द्वीप को नियंत्रित करेगा। जब विश्व द्वीप को ही नियंत्रित कर लिया तो पूरे विश्व पे शासन शक्ति किसकी काम करेगी, उसी क्षेत्र की काम करेगी जिसने इस क्षेत्र को नियंत्रित कर लिया। तो इनकी यही लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये 3 लाइन आपको विशेष रूप से याद करनी है, ठीक है। पहली, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा, ठीक है, पूर्वी यूरोप, मैंने आपको यहाँ मेंशन किया है पूर्वी यूरोप पे जो पूर्वी शासन करता है वही हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करेगा। पहली लाइन, पूर्वी यूरोप और हृदय क्षेत्र, मैं आपको बार बार डायग्राम के माध्यम से भी इंडिकेट करती जा रही हूँ। जो हृदय क्षेत्र पे शासन करता है नियंत्रण करेगा, और जो हृदय क्षेत्र पर शासन करेगा वही विश्व द्वीप को नियंत्रित करेगा, ठीक है। दूसरी बात, पूर्वी यूरोप पे करेगा वो हृदय क्षेत्र, जो हृदय क्षेत्र पे करेगा वो विश्व द्वीप पे नियंत्रित करेगा, ठीक है। 3 लाइनों में है। अब विश्वद्वीप लास्ट में आया तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, विश्वद्वीप से ही तो करेंगे। जो विश्वद्वीप पे शासन करेगा वो विश्व पर नियंत्रण रखेगा। जो विश्व द्वीप पर शासन करेगा वही विश्व को नियंत्रित करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ इनकी ये पूरी कोटेशन कंप्लीट हो जाती है। तो फर्स्ट लाइन में तो शासन करना है और दूसरे में उस पर क्या करना है, नियंत्रित करना है। इसी में इनकी पूरी की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है कि उनका कहने का मकसद था, पहली चीज़ स्थलीय शक्ति पे जोर दिया, दूसरी चीज़ जो क्षेत्र उन्होंने सोचे थे कि नहीं अभी ये नहीं, ये क्षेत्र भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी तो इनके माध्यम से अपना रूम सागर है या यहाँ से हमारा नॉर्वे उत्तर पूर्वी द्वार है, वहाँ से भी तो कोई, तो इस क्षेत्र को भी कोर कर लिया। भारत और चीन तक उन्होंने मंगोलिया वाले पार्ट और तिब्बत वाला पार्ट ले लिया। मंगोलिया विश्व का सबसे गोभी का मरुस्थल आ जाता है, ठंडा मरुस्थल है। तिब्बत वाला क्षेत्र सबसे ऊंचा पठारी भाग है जो कि खुद, तो उन्होंने ऐसे क्षेत्र जहाँ किसी का प्रवेश ही नहीं था उन्हीं को कब्जे में ले लिया। जब वही कब्जे में तो वहाँ से कोई आ ही नहीं पाएगा।
तो उन्होंने और इस भाषा से उन्होंने सीधे सीधे इंडिकेट कर दिया कि जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र अगर वो आपके हाथ में है, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र की मुख्य सत्ता आपके हाथ में है, तो आप छोटे छोटे क्षेत्र तो अपने आप ही आपके अंदर में काम करेंगे, ठीक है। तो ये इनके सिद्धांत 1919 से 1942 के बीच में जो इन्होंने चेंज किए थे और जो इन्होंने शब्द कहे थे वो इसी समय आए थे। इसी समय इन्होंने मैकिंडर ने सबसे पहले पूर्वी यूरोप और हृदय क्षेत्र की बिल्कुल क्लियर करके बता दिया था कि हमें किस चीज़ पे शासन करना है, किसके माध्यम से हम पूरे विश्व को चला सकते हैं। तो इनकी जो आंतरिक अर्धवृत्ताकार पेटी थी, देखिए मैं पहले भी अर्धवृत्ताकार पेटी, ये जो मैं पेन चला रही हूँ ये अर्धवृत्ताकार पेटी वाला क्षेत्र है। तो इन्होंने कहा था कि यही सबसे इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है और बार बार वही बात, जो इसको शासन कर लेगा वो विश्व पे क्या करेगा, शासन करेगा, ठीक है। इन्हीं के विचारों से क्या हो गए, जर्मन सेना ने रूस पे आक्रमण किया था, ठीक है, आक्रमण किया और विजय नहीं मिल पाई थी, हार गए थे, ठीक है, इनके विचार से पहले। लेकिन क्योंकि उस समय क्या होता है, रूसी स्टेप और साइबेरिया में रूसी जो सैनिक थे, रूस वाला क्षेत्र आ गया, वो पीछे हटते चले गए थे, क्योंकि देखिए मैं कह रही हूँ दलदली क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है, तो रूस के सैनिक भी पीछे हटते चले गए थे। मैकिंडर ने जब अपने विचार दिए तो हार्टलैंड पर अधिकार करना चाहेगा वो पश्चिमी, उन्होंने कहा था अगर इस हार्टलैंड पे कोई आ सकता है तो सिर्फ एक ही रास्ता है आने का, यहाँ से आ नहीं सकता, यहाँ पर्वत है आ नहीं सकता, यहाँ हिमालय या खिंगन है, तिएनशान पर्वत है, ठीक है, यहाँ पे दलदली क्षेत्र, तो ये क्षेत्र तो ब्लॉक हो गया, ठीक है। यहाँ से उन्होंने कहा सिर्फ एक ही रास्ता है पश्चिम का, ये वाला क्षेत्र यहाँ से आ सकता है। तो जब आप यहाँ सुरक्षा रख लोगे आपका, तो यहाँ से प्रवेश ही मत करने दो, जो आगे तक आपको कोई परेशानी है। बाकी के क्षेत्र तो ये तो प्राकृतिक रूप से पूरी तरह बंधे हुए हैं, आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, प्रकृति ने सुरक्षा दे दी। आप सिर्फ एक क्षेत्र पे ध्यान देंगे तो आपका मनी और समय दोनों बच जाएगा। तो उन्होंने कहा सिर्फ एक ही मार्ग है, हम अगर उसको सुरक्षित कर लें तो हम पूरी तरह क्या हैं, सुरक्षित हैं, ठीक है। अब उन्होंने उसके बाद 1919 के बाद आया 1942 तक का मैंने आपको टाइम दिया। अब 1903 उनका जो पॉइंट था वो 1943 के बाद की बात करते हैं हम। तीसरा हमारा पॉइंट था, मैंने 1945 बताया, 1943 से वर्तमान समय तक की बात कर रहे हैं हम। इसमें इन्होंने उस समय एक बुक आई थी, द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस, इनकी प्रपत्र आया था। इसमें उन्होंने जो हार्टलैंड था या अपना पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र था उसमें कोई बदलाव नहीं किया था। उस समय देखिए जर्मनी का युद्ध हुआ था, जर्मनी हार भी गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने जो जोर दिया था वो अपने उसी हार्टलैंड एरिया पे दिया था। इसके अलावा उन्होंने जब देखा कि जर्मनी हार चुकी थी और विश्व स्तर पे अमेरिका एक विश्व शक्ति के रूप में उभर के आया था, तो उनको ये समझ में आ गया था कि सिर्फ हार्टलैंड वाला इलाका ही नहीं, जो हार्टलैंड हम बार बार बना रहे हैं, उनका मानना था कि सिर्फ जो हम ये हार्टलैंड वाला इलाका लेके चल रहे हैं, ये पूर्वी यूरोप वाला क्षेत्र अपना आ गया था और उसके बाद ये क्षेत्र हमने किस में ले लिया था, हार्टलैंड में, हार्टलैंड में, ठीक है, ये हमारा हो गया था हार्टलैंड। तो उन्होंने उस समय जब अमेरिका विश्व शक्ति के रूप में उभरा तो उनको समझ में आ गया टेक्नोलॉजी और चीज़ों ने इतना बदलाव हुआ है कि अब ये क्षेत्र नहीं, अमेरिका वाला क्षेत्र जो यहाँ पे हमारी अमेरिका की बात कर रहे हैं हम, अमेरिका विश्व शक्ति के रूप में उस समय आ ही चुका था। तो उनको ये समझ में आ गया, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका और ये अंध महासागर है, इस सेट में ये अंध महासागर वाला क्षेत्र है, अंध महासागर, ठीक है। तो उनको ये समझ में आ गया यहाँ से यहाँ की कनेक्टिविटी ईजी है और उन्होंने पहले भी कहा था पश्चिम से ही प्रवेश कर सकता है, तो या तो भूमध्य सागर से या रोम सागर वाले क्षेत्र से, यहाँ से बाल्टिक सागर वाले, ये पूरा बाल्टिक सागर वाला क्षेत्र है, बाल्टिक सागर या नॉर्वेजियन सागर, ठीक है। तो ये प्रवेश क्षेत्र हैं। तो उन्होंने कहा इन शक्तियों के अलावा हम थोड़ी सी हमें कहाँ ध्यान देना पड़ेगा, इन क्षेत्र। उन्होंने अपने विचारों पे बदलाव नहीं किया कि उन्होंने कहा हार्टलैंड कमज़ोर है, नहीं, हार्टलैंड उन्होंने तब भी कहा था कि स्ट्रॉन्ग ही है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने समुद्री शक्ति पर भी थोड़ा ध्यान देने को किया, समुद्र पर ध्यान देने के लिए बात कही थी। तो 1943 में ऐसे कोई विशेष इन्होंने बदलाव नहीं किए थे अपने विचारों, बस उन्हीं विचारों को घुमा फिरा के बात कह दी थी। और इन्होंने हृदय स्थल की जो सीमाओं में
कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन किया था। जैसे येनिसी नदी का पूर्वी भाग, येनिसी नदी यहाँ से बहती थी तो उसका पूर्वी भाग भी शामिल कर लिया, ये प्लस कर लिया था। इसके अलावा क्योंकि येनिसी नदी का जो पूर्वी भाग था वो ऊबड़ खाबड़ है, असमतल है और कौड़धारी वन है, जंगल वाला क्षेत्र है, तो वो भी इन्होंने कहा था इसको अलग कर दिया। येनिसी नदी वाले क्षेत्र को अलग कर दिया और उसको नाम दिया था लीनालैंड। येनिसी नदी वाले क्षेत्र का नाम था लीनालैंड। तो ये पूछ सकते हैं लीनालैंड उन्होंने किसको नाम दिया, ठीक है, लीनालैंड के नाम दे दिया था क्योंकि वो दलदली था, समतल था, कौड़धारी वनों से आच्छादित क्षेत्र था, उसको उन्होंने इस हार्टलैंड क्षेत्र से बिल्कुल अलग कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने कहा था यूएसए में भी हार्टलैंड इलाका है, मिडलैंड, जो कि यूरोप का पूर्वी यूएसए का पूर्वी क्षेत्र, ये वाला यूएसए का पूर्वी क्षेत्र वाले भाग को भी उन्होंने कहा हार्टलैंड की तरह हम यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा उन्होंने मध्य में अटलांटिक, ये अटलांटिक सागर में आपको बताया हिंद महासागर, पूर्वी यूएसए और पश्चिमी यूरोप। यूएसए का तो ये पूर्वी भाग, ये भाई यूएसए ही तो है अपना यूएसए, और यूएसए का तो पूर्वी भाग और यूरोप का ये पश्चिमी भाग, ठीक है, ये दोनों पूर्व और ये पश्चिम, दोनों को मैं बार बार इसी को मेंशन कर रही हूँ, पूर्व और पश्चिम भाग। उन्होंने इसको मध्य बेसिन क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र को और इस वाले क्षेत्र को उन्होंने नाम दिया मध्य बेसिन क्षेत्र, ठीक है, इसको उन्होंने मध्य, और उन्होंने कहा था हार्टलैंड और मिडलैंड बेसिन के मध्य में बहुत बड़ा मरुस्थल, हार्टलैंड और उनके बीच में बहुत बड़ा मरुस्थल, एक तो यहीं आ गया आपका, यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ बात करूँ ये वाला क्षेत्र भी ले लें तो मरुस्थलीय क्षेत्र भी आ जाता है, ठीक है। उसमें समय की बात करें और बहुत बड़ा महासागरीय क्षेत्र भी है, तो ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशियन है, तो महासागर भी आ रहा है और मरुस्थल भी, दोनों क्षेत्र आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने, मैकिंडर ने उस समय जो परिस्थितियां बदल रही थी उसमें अपने सिद्धांत में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया था, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया था, और उन्होंने कहा था जैसे एक हार्टलैंड यूरोप और एशिया वाले क्षेत्र में, ऐसे एक हार्टलैंड की स्थिति कहाँ है, अमेरिका में। देखिए क्योंकि अमेरिका यहाँ रॉकीज पर्वत आ जाता है, सीधी सीधी बात है, या मैक्सिको की खाड़ी आ जाती है क्षेत्र, तो ये तो पर्वत है और रॉकीज अपने आप में बहुत बड़ा, यहाँ प्लेशियन पर्वत आ जाता है, तो प्राकृतिक रूप से ये भी चारों तरफ से बंधा हुआ है। ये वाला क्षेत्र इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, तो बहुत सारी परिस्थितियाँ, कुछ उन्होंने अमेरिका की तरफ देखी तो उन्होंने उसे मिनी हार्टलैंड का नाम दे दिया था, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने मैकिंडर ने मानसून एशिया, मानसून का मतलब आ गया भारत वाला क्षेत्र, भारत है, चीन वाला इलाका है, ये सारी चीज़ें आपने इंडियन ज्योग्राफी में भी अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया मानसूनी क्षेत्र सिर्फ भारत में नहीं है, भारत के अलावा भी यूएसए भी पड़ता है, मेडागास्कर अफ्रीका का दक्षिण भाग भी पड़ता है, तो ये सारे क्षेत्र भी अपने मानसून एशिया में ही आ जाते हैं। तो इन क्षेत्रों पे भी उन्होंने कहा ये क्षेत्र भी इतने ही इम्पोर्टेंट हो गए हैं वर्तमान में। देखिए पहले उन्होंने कहा ये विश्व की शक्ति है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें ये दोनों विश्व की, यूएसए के साथ साथ विश्व की महान शक्तियों में ये दोनों भी सम्मिलित हो गई हैं, तो उन्होंने इसकी ओर भी बात किया था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे ही जर्मनी हार गई थी तो सोवियत रूस जो था वो उस समय विजय हो गया था, तो उन्होंने क्या किया था, तो रशिया की नीति और यूएसए की नीति को उन्होंने अपने थोड़ा थोड़ा अपनाया और अपने सिद्धांत में क्या किया, परिवर्तन, लेकिन विशेष कोई परिवर्तन इन्होंने नहीं किया था, बस आपको ये ध्यान रखना। तो ये तो हो गए उनके 3 सिद्धांत। अब बात करते हैं कि वर्तमान में इनके सिद्धांत का क्या उपयोग है 1943 से वर्तमान तक। अब वर्तमान में इनका जो सिद्धांत है, चौथा पॉइंट था, वर्तमान में मैकिंडर के सिद्धांत का महत्व, क्या महत्व है वर्तमान में, क्योंकि भाई उस समय उन्होंने दे दिया, हमें हर चीज़ को आज के लिए हमारे कुछ फ़ायदे कर रही है कि नहीं कर रही वो भी तो हमें देखना पड़ेगा। देखिए उस समय मैकिंडर ने जो समुद्री यातायात था, ठीक है, उसको महत्व प्रदान करने के हार्टलैंड की समुद्र की ओर नहीं दिया था, उन्होंने स्थल की ओर ज़्यादा विचार दिया था। उस समय रेल या वायु यातायात भी विकसित हो चुके थे, तो आप ये सोचो अब कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम पार नहीं कर सकते, हवाई जहाज़ के माध्यम से, चाहे हिमालय हो चाहे कोई इतना भी बड़ा पर्वत हो, हवाई जहाज़ तो ऊपर उड़ेगा, कहीं पे भी पहुंचा जा सकता है। तो वर्तमान में तो ये हो गया कि कोई सीमा प्रवेश ऐसी है ही नहीं जिसमें प्रवेश किया नहीं जा सकता हो, चाहे स्थल हो चाहे जल हो, सब अब प्रवेश्य हो गए। पहली चीज़ तो ये चेंज हो गई। दूसरी चीज़ बात करें 1990 सोवियत संघ वाला इलाका और अपना यूएसए वाला इलाका, ये दोनों ही हृदय स्थल क्षेत्र थे। वर्तमान में देखें, वर्तमान में तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल कहा यही क्षेत्र स्ट्रॉन्ग कहे जाते हैं।
तो उन्होंने जो मैकिंडर महोदय के जो विचार थे हार्टलैंड वाले, ये वाले क्षेत्र के, तो सोवियत संघ की विकास जब हुआ उससे बिल्कुल अलग थे, क्योंकि वो कह रहे थे ये क्षेत्र डेवलप नहीं हो सकता, जबकि सोवियत संघ ने इन्हीं क्षेत्रों के, निचले क्षेत्रों को इतना डेवलप कर लिया कि विश्व में एक शक्ति के रूप में वो उदय हो गए। ठीक है, अब बात करें वर्तमान में सोवियत संघ की बात करें तो पहले उसको कहते थे आयरन एरिया, मतलब वो ऐसा था कि उसके अंदर की सूचनाएं कोई नहीं ले सकते थे, ना बाहर का व्यक्ति अंदर, ना अंदर की बात बाहर जा सकती थी कोई। लेकिन जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ थोड़ा सा चेंज हो गया शक्ति में भी, लेकिन वर्तमान में भी आज एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में वो जाना जाता है। ठीक है, तो उसकी तुलना मैकिंडर ने जो अर्धचंद्राकार पेटी, ये वाली बाहर वाली अर्धचंद्राकार पेटी की बात की थी, जिसमें उन्होंने भारत निकाल दिया था, चीन निकाल दिया था, अफ्रीका निकाल दिया था, और वर्तमान में इन्होंने कहा था ये महत्वपूर्ण नहीं है, और आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र ही है, क्योंकि सारा व्यापार ही यहीं से हो रहा है, और जब व्यापार होगा तो आपका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और ये क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, प्रोडक्शन नहीं होगा तो आप क्या डेवलपमेंट करोगे। तो वर्तमान में चाहे सामुद्रिक शक्ति कह लीजिए, चाहे वायु शक्ति कह लीजिए, चाहे इंडस्ट्रियल बात कर लीजिए, हर क्षेत्र में यही एरिया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अरेबिया भी महत्वपूर्ण है, पेट्रोल की वजह से भारत, और हम हैं जानते हैं चाइना, ये सारे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र जो उन्होंने छोड़े थे वही वर्तमान, अगर आप इन पर शासन कर लोगे तो विश्व आपके आगे वैसे ही झुक जाएगा। सारी पॉपुलेशन ही यही है, सारे वर्ग ही यही हैं, तो आज के पर उनकी बात आज के उसमें तो नहीं लागू हो सकती। ठीक है, आज विश्व मानचित्र में हम बात करें कि पूर्ववर्ती सोवियत संघ, तो पूर्ववर्ती सोवियत संघ मैंने कहा था उसके विघटन हो चुका है, तो अब उतना शक्तिशाली क्षेत्र अभी रहा नहीं है, ये भी है। 12 देश स्वतंत्र राज्य के, अब वो टुकड़े होकर 12 स्वतंत्र राज्यों में बट गया है, तो विघटन के बाद शक्ति थोड़ी सी कम हो गई है। तो इन सब को देखते हुए हम ये तो मान सकते हैं कि आज भी अगर उनके बात कहें तो कुछ चीज़ों में तो देखो हर चीज़ अब प्रवेश्य है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी सीमा में हम प्रवेश नहीं कर सकती। बहुत सारे साधन हो गए, सुरंगें हो गई, हवाई जहाज हो गया, पनडुब्बियाँ हो गई, तो हर चीज़ प्रवेश है, ये तो बात खत्म हो गई कि प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये हो गई कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया, हाँ ये हम मान सकते हैं कि आज भी हिमालय है वो है, तो हवाई जहाज़ों के लिए देखिए रेडार लगे होते हैं, तो हमें सूचना मिल जाती है कि वो प्रवेश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर भी उन पे आसानी से आम व्यक्ति पैदल चढ़ के तो नहीं जा सकता है, आज भी परेशानियाँ हैं, ठंड बहुत है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए, तो कुछ स्थिति में तो लाभकारी, लेकिन वर्तमान में उनके पूरे सिद्धांत को एज इट इज़ मान लें तो वो हम सही नहीं मान सकते, क्योंकि आज सब टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, सब क्षेत्र आपस में इतने जुड़ गए हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो वो सारी चीज़ों का प्रभाव इस सिद्धांत पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन्हीं के विचार जो इन्होंने क्षेत्र छोड़े, ठीक है, इन्होंने जो क्षेत्र छोड़ दिए जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं सारे के सारे, उन्हीं की वो आलोचना का शिकार हुए, और उसी आलोचना को दूर करने के लिए सेकंड थ्योरी जो दी गई थी वो थी स्पाइकमैन की थ्योरी, रिमलैंड थ्योरी। तो आज हमारी जो एक थ्योरी कंप्लीट हुई है वो है मैकिंडर की थ्योरी, हार्टलैंड थ्योरी। सेकंड हम बात करेंगे स्पाइकमैन की थ्योरी के बारे में।